आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिल एजेस पे प्रोस्टिट्यूशन का क्या स्टेटस था, मिडिल एजेस पे प्रोस्टिट्यूशन कैसे होता था। अगर हम लोग जनरल व्यू पढ़ ले, इस तरीके से एशियन में भी कुछ अच्छा दर से प्रोस्टिट्यूशन को नहीं देखा जाता था। कुछ कुछ सोसाइटी में तो अच्छा दर से देखा जाता था। इस तरीके से सुमेरियन में लोग तो इंडल्ज रहते थे, लेकिन फिर भी जब बात आता था उसको रेक्टिफाई करने का, उसको सपोर्ट करने का, तो ज्यादातर लोग अपना मुंह बचाकर भागते थे। तो मिडिल एज में भी कुछ ऐसा था। लोग कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसके लिए क्लासेस बांटा गया, कहीं पर देखा जाएगा इसे एक सिंफुल एक्ट माना गया। तो मिडिल एजेस पे भी दोनों का बैलेंस देखने को मिलता है। कहीं पर कंडेम किया जाता है, कहीं पर उसे टॉलरेंस के तरीका से देखा जाता है कि इसे सोसाइटी पे इसे रहने देना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगा। तो मिडिल एज में भी हमें देखने को मिलता है टॉलरेंस और कंडेमनेशन, दोनों ही तरह का हम लोग को यहाँ पर व्यू पॉइंट हमें देखने को मिलता है मिडिल एजेस पे। अगर देखा जाए क्रिश्चियनिटी के हिसाब से या मिडिल एजेस पे या नॉर्मल व्यू पॉइंट से देखा जाए, तो चारों तरफ यही मान्यता है कि फॉर्निकेशन जो होता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होगी, आपका जाकर शादी के अलावा किसी और से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना, ये सब क्या हो गया, एक गलत काम हो गया, एक सिंफुल एक्ट है। हर एक रिलीजन में ही इसे एक सिंफुल एक्ट माना गया। तो क्रिश्चियनिटी में भी इसे एक सिंफुल एक्ट माना गया है, और जो भी ये गुनाह करता है यानी कि प्रोस्टिट्यूशन में जो इंडल्ज रहता है तो उसे सजा मिलता है। तो एक तरह का देखा जाए टेक्निकली ये एक बुराई है, एक गुनाह है। कोई अगर ये काम करता है तो वो सिन करता है, लेकिन इसे एक नेसेसरी इविल माना है। चर्च के द्वारा इसे एक नेसेसरी इविल माना गया या लेजर इविल माना गया। अब जो ये वर्ड मैंने बोला नेसेसरी इविल, ये क्या हो? देखिए, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी होना ही होना, और इविल का मतलब होता है बुराई, बुरा काम, शैतानी काम, ऐसा काम जो गलत, उसको बोलते हैं इविल। तो प्रोस्टिट्यूशन को बोला था नेसेसरी या लेजर इविल। क्यों? क्योंकि नेसेसरी इविल का मतलब होता है कि ऐसा बुराई जिसे होने देना चाहिए, अगर वो बुराई नहीं होगा तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगा। तो ये नजरिया से चर्च भी क्या करते थे, मानते थे कि ये बुराई, लेकिन इसे होने देते थे। मान लीजिए अगर नहीं होने देंगे तो बुराई और ज्यादा फैल जाएगा, फिर ये बुराई सिर्फ बुरा लोगों तक नहीं रहेगा, फिर ये बुराई अच्छे लोगों तक भी फैल जाएगा। इसी के लिए ये बुराई अच्छा लोगों तक ना फैले, तो ये बुराई बुरा लोगों तक रहे, तो इसे होने देना चाहिए। इसे कहा जाता है समझिए नेसेसरी इविल। उस टाइम का भी मानना ये था कि जिस तरीके से मैंने इससे पहले पाठ बताया था कि अच्छा औरत लोगों को बचाना है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से या रेप जैसे कि बुरा आदतों से, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मर्द हॉर्नी होते या फिर जो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों का डिजायर उन लोग से जहाँ पूरा होता है उन लोग को वहाँ जाने देना चाहिए, ताकि उन लोग जो अच्छा औरत है उन लोगों की तरफ गलत तरीका से ना दिख सके। तो बोलने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर अच्छा औरतों को बचाना, उसके लिए प्रोस्टिट्यूशन को होने देने पड़ेगा। अगर मान प्रोस्टिट्यूशन नहीं होने देते तो जिसका अंदर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगा, वो क्या करेगा, जो उस लड़की नहीं मिलेगी वो क्या करेगा, किसी न किसी अच्छा लड़की को भी रेप कर देगा। तो बोलने में मतलब यही है। तो रेप जैसा इवेंट ना हो, सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जो अच्छे औरतें वो लोग बच जाए, इसलिए प्रोस्टिट्यूशन को होने देना चाहिए। एग्जाम्पल, एक इवेंट होता था बैंगलोर में, हाथी लोग का पूजा होता है आपका जाकर सजाकर। तो एक बार इवेंट आप देख लीजिएगा, तो वो एक बार इवेंट में हो गया था, टेस्टोस्टेरोन होता है ना, हाथी का टेस्टोस्टेरोन जो बाहर मारता है, हर मेल का टेस्टोस्टेरोन होता है, और वो बहुत जब ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, टाइम आने पे ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, और उस टाइम अगर उसको फीमेल नहीं मिलती है तो वो पगला जाता है। तो उसी तरीका से मेल हाथी था जाकर एलिफेंट, तो उसका भी टेस्टोस्टेरोन एक लेवल से हाई हो गया था, और उसे तक उसे सेक्स नहीं किया था। वो क्या हो गया था, पागल कतरे हो गया था, वो पूरा इवेंट को बर्बाद कर दिया, और उसको जो माहौल था उसको भी मार दिया, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। ये हर एक मेल का ये नेचर है, अगर उसको सही टाइम पे सेक्सुअल डिजायर बढ़ा और आप उसको टाइमली सेक्सुअल डिजायर उसको पूरा नहीं कर देंगे, तो वो क्या करेगा, जितना भी अच्छे इंसान है वो बुरा कदम उठा ही लेगा। तो यही चीज को देखते हुए चर्च ने क्या किया, तो ये बुराई को एक्सेप्ट कर लिया था और सोसाइटी में इसे होने दे रहे थे। फिर 1358 में ग्रैंड काउंसिल ऑफ वेनिस ने डिक्लेयर कर दिया प्रोस्टिट्यूशन एब्सोल्यूट इंडिस्पेंसिबल है, कि मतलब जरूरी ही जरूरी है, दुनिया के लिए जरूरी है, इसे होने देना चाहिए। बाकायदा काउंसिल ने इसे डिक्लेयर कर दिया, मतलब इसे मान लिया कि इसे होने देना चाहिए, इसे रोकना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि चर्च इसे पूरा तरीका सपोर्ट करते थे। जहाँ जहाँ मौका मिलता है चर्च इसका बुराई करते थे और बोलते थे ये गलत है, मोरली गलत है। लेकिन एक सेंट ऑगस्टीन है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम लोग प्रोस्टिट्यूशन को सोसाइटी से खत्म कर देते या हटा देते, तो आप क्या करिएगा, हर चीज को अनसेटल कर दीजिए और चारों तरफ बुराई फैल जाएगा, बुराई आम हो जाएगा। तो इसलिए इसे होने देना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसा सोसाइटी में लोग गुजरे जो ये मानते कि प्रोस्टिट्यूशन तो होना चाहिए, लेकिन इसमें रिफॉर्म लाना चाहिए, या तो उसे शादी कर लीजिए या उन्हें नन बना दीजिए। ठीक, अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है और उसे अपना लाइन बदलना है, या तो उसे शादी कर लीजिए, उसे नन बना दीजिए। तो बहुत सारा रिलीजियस सेंचुरीज भी बनाया गया था इसी काम के लिए, जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट लोग को जो इच्छा से अपना प्रोफेशन को छोड़ना चाहती थी, उनके लिए समझ लीजिए रिहेबिलिटेशन के तौर पे काम लिया जाता, यानी उसे नन बना दिया जाता था, या उनका किसी से शादी करा दिया जाता था। खासकर गरीब किसान उसान से शादी करा दिया जाता था। जिस तरीके से होता है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उन्हें रिहेबिलिटेशन में भेजा जाता है, तो उसी तरीके से प्रोस्टिट्यूट लोग को भी भेजा जाता था। तो जिस तरीके से आज ज्यादातर
प्रोस्टिट्यूशन अर्बन एरिया में, तो उस दौर में भी अर्बन एरिया में ये इंस्टीट्यूशन ज्यादा देखने को मिलता था, खासकर इटाली में। इटाली क्योंकि एक पोर्ट शहर था और वहाँ पर चारों तरफ से लोग आते थे, बिजनेस हब था तो उस दौर में, तो इसलिए इटाली में सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन देखने को मिलता है। और एशियन रोमन एम्पायर का भी मेन सेंटर इटाली था, जिसकी वजह से वो कल्चर चलते हुए आ रहा था। तो इटाली ने क्या किया था, एक म्यूनिसिपल गवर्नमेंट बताया था ताकि जो प्रोस्टिट्यूशन है उसे शहर से बाहर किया जाए, लेकिन बाहर करना इतना पॉसिबल नहीं था कि डिमांड बहुत ज्यादा था। सिर्फ यंग अनमैरिड मैन लोग नहीं, जो अनमैरिड मैन थे उन लोगों को डिजायर तो था ही था, लेकिन जो मैन जो शादीशुदा थे वो लोग को भी ये प्रोस्टिट्यूशन का लत लग चुका था। और यहाँ तक कि जो क्लर्जी है वो लोग भी ये काम में इंडल्ज थे, यानी उन लोग को भी ट्रैप पास करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन के पास वो लोग भी जाया करते थे। सिर्फ अनमैरिड मैन नहीं, जो ऑलरेडी मैरिड है या जो क्लर्जी उन लोग भी। इतना जब आपका मार्केट में डिमांड है तो आप मार्केट से वो चीज को हटा सकते हैं नहीं। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में डिमांड है वो प्रोडक्ट को मार्केट से हटा नहीं सकते, पब्लिक आपको ऊपर चढ़ जाएगा। इसी तरीके से पब्लिक का डिमांड था, जिसकी वजह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नियम कानून लाने का बावजूद भी पूरा तरीके से प्रोस्टिट्यूशन को शहर से नहीं हटा सका। तो बहुत सारा सिटीज ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन को दूसरा जगह ट्रांसफर कर दिया या खत्म कर दिया, लेकिन पूरा तरीका से नहीं कर पाए। एक यूनिवर्सल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन लोगों पर तो उन्हें क्या कर दिया, बता दिया कि आप एक सर्टेन टाइप का कपड़ा पहना करिए ताकि लोग आपको पहचान सके। जो वो डिसेंट औरतों से आदमी लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि ये प्रोस्टिट्यूट है या डिसेंट वुमेन है। तो जिस तरीके से रोमन एम्पायर में मैंने बताया था कि जो प्रोस्टिट्यूट अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते, उसी तरीके से जो मिडिल एजेस में भी जो प्रोस्टिट्यूट होती थी उन्हें भी अलग तरीका से कपड़ा पहनने को बोला गया ताकि वो लोग जो डिसेंट वुमेन है उन लोग से लोग चक्कर खा ना जाए, कंफ्यूज ना हो जाए कि ये डिसेंट औरत है कि प्रोस्टिट्यूट है। तो चर्च ने बाकायदा आपका जाकर अलग तरीका का कपड़ा का डिस्क्रिप्शन दिया कि आप इसी तरीका का कपड़ा पहनिए, और गवर्नमेंट ने भी इस कानून को पारित कर दिया ताकि आप वो जिस चर्च बता रहे कि जिस टाइप का कपड़ा पहनना वही तरीका का जो प्रोस्टिट्यूट है तो आपको वही कपड़ा पहनना पड़ेगा। जिस तरीके से मिलान में क्या था कि कपड़ा का जो चॉइस था वो था ब्लैक क्लॉथ, जो बड़ा ऐसा झुब्बा टाइप का होता है ना, देखते हैं ना ग्लोब टाइप का, तो उस तरीका से ब्लैक कलर का आपका जाकर जो पहले मिडिल एजेस में जैसे लोग कपड़ा पहनते थे वैसा ही कपड़ा बोला गया जो पूरा तरीका से ब्लैक होगा। मिलान में ऐसा कपड़ा था कि जो प्रोस्टिट्यूट होगी ऐसा ब्लैक कलर का क्लोक पहने की। फ्लोरेंस में क्या था, जो प्रोस्टिट्यूट है उन लोग ग्लव्स पहने की और उन लोग का हैट में एक घंटी लगा हुआ रहेगा, उन लोग का हाथ में ग्लव्स पहनेगी और हैट में घंटी लगा हुआ रहेगा, जिससे पता लगेगा ये प्रोस्टिट्यूट है। ये फ्लोरेंस शहर में ये नियम कानून बना दिया गया था प्रोस्टिट्यूट को पहचानने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि कोई सिटीजन देखता है कि कोई प्रोस्टिट्यूट जो उसका ऑफिशियल ड्रेस उसके अलावा कोई कपड़ा पहनती है तो उसे फौरन स्पॉट कर लिया जाता और उसे सजा दे दिया जाता था। तो बहुत सारा सिटी ये एडवांटेज उठाते हुए बहुत सारा पैसा भी कमाए। उन्होंने क्या किया, म्युनिसिपल ब्रॉथल्स बना दिया विद लॉज एंड रिस्ट्रिक्शन, मतलब बाकायदा कानून बना दिया, उसका लिए म्युनिसिपैलिटी स्थापित कर दिया यही काम के लिए, जिसमें बोला गया कि लॉ एंड रेगुलेशन लाती है कि प्रोस्टिट्यूट का भी अब लॉ क्या लॉ है, आप प्रोस्टिट्यूट को मार नहीं सकते। जो ब्रॉथल कीपर होता है वो क्या करेगा, जो प्रोस्टिट्यूट को मारेगा नहीं। देखो होता है बहुत कोई प्रोस्टिट्यूट को जबरदस्ती लाएगा तो लोग को वो काम नहीं करने होगा, तो आप प्रोस्टिट्यूट को मार नहीं सकते। कभी कभी प्रोस्टिट्यूट का भी एक तो तबीयत खराब होता है या लोग कभी अपना एक लिमिट होता है, अगर उसे दिल दी कभी प्रोस्टिट्यूशन करनी है या सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी है तो उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इस तरीका से समझ लीजिए कि कानून लाएगी कि जो ब्रॉथल कीपर है वो जो प्रोस्टिट्यूट लोग को मार नहीं सकता है। एक प्रोस्टिट्यूट एक दिन में कितना कस्टमर के साथ डील करेगी, कस्टमर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करेगी, सेक्सुअल रिलेशनशिप बताएगी, ये भी डिस्क्राइब कर दिया गया। क्योंकि हर एक का सेक्सुअल एक्टिविटीज करने का एक क्या होता है, लिमिट होता है, हर काम करने का लिमिट होता है, लिमिट से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। और कितना परसेंटेज अर्निंग गवर्नमेंट को जाएगा ये भी बता दिया गया, और कितना परसेंटेज ब्रॉथल कीपर रखे और कितना परसेंटेज वो प्रोस्टिट्यूट रखेगी। कभी कभी क्या होता था, जो स्लेव मार्केट में जो मालिक होता था वो पूरा पैसा रख देता था, या ब्रॉथल कीपर लोग ज्यादा पैसा रख लेता था और प्रोस्टिट्यूट लोग को कम पैसा देता था। तो इसलिए प्रोस्टिट्यूट का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक तो उसका सेक्सुअल एक्टिविटीज कर उसका जिस्म के साथ खिलवाड़ कर आपको तो उसका एक्सप्लॉयटेशन कर ही रहे। अब जो ब्रॉथल कीपर है वो भी एक्सप्लॉयटेशन ना करे, कस्टमर भी एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उसके लिए भी नियम कानून बना दिया गया। 1403 में म्युनिसिपल गवर्नमेंट वेनिस का उसने अपना एक ब्रॉथल खोल लिया रियल्टो में। तो फिर बाद में ये ट्रेडिशनल सेंटर बन गया प्रोस्टिट्यूशन का, उस शहर का वेनिस शहर का ट्रेडिशनल सेंटर बन गया। आपका जाकर रेड लाइट एरिया होता है उस टाइप का बन गया रियल्टो। तो फिर उसके बाद बहुत सारा जब सक्सेसफुल मिला और एक अच्छा अर्निंग मिलने लगा इस शहरों को, तो उन लोगों ने बहुत सारा ब्रॉथल्स एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों का इरादा होता था कि प्रोस्टिट्यूशन को खत्म किया जाए, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं हो सका। पहले जितना भी रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, शहर से दूर कर दिया गया या हटाने का कोशिश किया गया, लेकिन लास्ट में ये क्या गया, कॉम्प्रोमाइज बन के रह गया चर्च का बीच में और ये प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस का बीच में। लास्ट में इन लोग ने पर्दा के पीछे इन लोगों ने समझौता कर लिया कि कैसे करके हमें काम करना है। जितना भी रूल एंड रेगुलेशन लाए, लेकिन आज तक वही होते आ रहा है जैसा
जैसा पहले चलता था, जुनून खत्म नहीं हो पाया, ना प्रोस्टिट्यूशन को पूरा तरीके से खत्म किया जा सका। तो बहुत कोई है जो प्रोस्टिट्यूशन का एग्जिस्टेंस को मानते, क्यों प्रोस्टिट्यूशन आज भी एग्जिस्ट करता है। बहुत कोई मानते ये वो जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसी का एक प्रोडक्ट है कि इंसान गरीबी में आकर ये काम में उतर जाता है। किसी के लिए ये लालच है, किसी के लिए ये हवस का जरिया है, हवस बुझाने का जरिया है। और कुछ लोगों के हिसाब से कोई अपना मर्जी से ये काम में आता है। और कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन को जस्टिफाई करते हैं। किस तरीके से जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, इससे अच्छा पैसा आता है और इससे सोसाइटी में जो अनसंतुष्ट लोग हैं, जिसको सेक्सुअल डिजायर पूरा नहीं हो रहा, उन लोगों को सेक्सुअल डिजायर भी पूरा हो जाता है। भले लोगों का हो नहीं हो, लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट है उसका तो हवस पूरा हो जाता है, उसको तो पैसा का जरूरत पूरा हो जाता है। ये कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए ये दलील देते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स पे आ जाए, जो कॉन्क्यूबिनेज है, कॉन्क्यूबिनेज मतलब होता है रखेल, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसको बोला था। अब कुछ दिन के लिए किसी को बोले कि इतना दिन के लिए तुम मेरा साथ रहो और उसका साथ सेक्सुअल रिलेशन के, फिर वो एग्रीमेंट कंप्लीट होकर फिर आप उसे छोड़ दिए, तो उसको बोला था रखेल, जिसको कॉन्क्यूबिनेज भी कहा जाता है। वो भी एक ऑप्शन था। बताया गया कि आपको प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना तो आप क्या करिए, कॉन्क्यूबिनेज तरीका भी अपना सकते हैं। ये भी बहुत चलन में रहा मिडिल एजेस में। जो बहुत कोई गरीब लोग थे, माँ बाप पैसा नहीं रहता, तो वो क्या करते, पैसा के लिए 1 साल के लिए अपना बेटी को बेच देते। फिर 1 साल के बाद अपना बेटी आता, फिर उसको दूसरा जगह बेच देते। कभी खुद लड़की भी काम में इंटरेस्ट रहती थी, कभी कभी मजबूरी में ये काम किया जाता था। बाकायदा इसके लिए सेक्सुअल एग्रीमेंट होता था, एग्रीमेंट इन्वॉल्व रहता था, ताकि ये एग्रीमेंट इसलिए हो ताकि कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करे। जो मेल जो खरीद रहा है वो लड़की को 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, ना वो एग्रीमेंट तोड़े, वो जो वादा किया पैसा का, ना वो उससे मुखर जाए, ना वो लड़की बोले कि पैसा लेने के बाद मुखर जाए कि हम तुम्हारा साथ 1 साल तक नहीं रहेंगे, बस हमको 6 महीने के अंदर छोड़ दो। तो ये सब ना हो, उसके लिए बाकायदा कानून बनता था। कॉन्क्यूबिनेज के साथ जो कॉन्क्यूबाइन होती थी, यानी कि जो रखेल होती थी, उसका फैमिली या उसका गार्डियन होता था, उन लोग के साथ, और जो कॉन्क्यूबिन रखता यानी कि जो रखेल रखता था, उसका बीच में ये एग्रीमेंट होता था। वो एग्रीमेंट में पूरा तरीका से बोला जाता था दोनों पार्टी का क्या ऑब्लिगेशन है, कब तक ये ऑब्लिगेशन है, कितना पैसा इन्वॉल्व, सब कुछ बाकायदा कानून में एग्रीमेंट में लिखा जाता था। एक डीड बनता था दोनों पार्टनर का बीच में। और ये कॉन्क्यूबिनेज जो सिस्टम था, ये समझ लीजिए गरीब फैमिली नौकरी बहुत अच्छा था। इसमें प्रोस्टिट्यूशन को तो धब्बा नहीं लगता था, समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया, जिससे जो गरीब फैमिली था उन लोग को बहुत मॉनेटरी सपोर्ट मिलता था। जिनका बेटी का शादी नहीं होना था पैसा का वजह से, अब उन लोग को बिना पैसा खर्च किए ही अपना बेटी को शादी हो रहा। फिर 1 साल बाद फिर दूसरा शादी, फिर तीसरा शादी, ऐसा होते रहता था। और लास्ट पे कभी कभी कोई अच्छा अगर मर्द मिल गया तो वो उस रखेल जिसको रखता था उससे प्यार मोहब्बत हो गया। तो कभी कभी कितना केस में दिखा गया, उसका साथ जिंदगी भर के लिए शादी खरीद लिया। एक फिल्म भी अर्जुन कपूर और काजोल का, अब अगर देखिएगा 1 साल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है, थोड़ा पहले का फिल्म है 90s का, तो उसमें अगर आप देखिए तो उसमें भी यही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में दिखाया गया। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा मिडिल एजेस पे किस तरीके का प्रोस्टिट्यूशन होता था, कॉन्क्यूबिनेज क्या है, सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन के अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसे कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं, यानी कि रखेल रखना भी कहा जाता है, ये सब भी जाना, ये भी एक प्रोस्टिट्यूशन का पार्ट है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने पूरा दुनिया कवर कर लिया या पूरा दुनिया का इतिहास दे लिया, दुनिया में जहाँ जहाँ प्रोस्टिट्यूशन है वो देखेंगे। ओवरऑल बेसिक कंसेप्ट मिला, खासकर एशियन एरा में और यूरोप में किस तरीके से कॉन्क्यूबिनेज होता था या प्रोस्टिट्यूशन होता था, उसके बारे में जाना। और भी अगर आप जानना है तो इसके लिए मैं और भी टॉपिक लाऊंगा। अगर आपको इंडिया के बारे में जानना है कि इंडिया में एंशिएंट दौर में, मिडिवल दौर में किस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन था, अगर आप लोग ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करते तो मैं जरूर इसके ऊपर भी लेकर आऊंगा। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।